हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 2009 से लेकर 2024 तक, यानी क्वेश्चन बैंक 2009 से लेकर 2024 तक में जितने सारे प्रश्न यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबका बच्चों हम लोग एक सीरीज कंप्लीट करने वाले हैं। और आप लोग भाली भांति जानते ही हैं कि जो है क्वेश्चन बैंक का आपके एग्जाम में कितना बड़ा रोल होता है बच्चों, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता ही होगा। मैं आपको बता दूं कि देखिए क्वेश्चन बैंक से लगभग आपको 70 से 80% क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए ये सीरीज आप लोग को पूरी तरह से कंप्लीट, अगर आप लोग 80% अगर क्वेश्चन को अगर बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, तो वो सिर्फ आपका क्वेश्चन बैंक से, जो कि मैं आपको जो है ऑब्जेक्टिव भी प्रोवाइड कर रहा हूं और आपको जो है सब्जेक्टिव भी। तो ये इस क्लास का जो आप लोग का दूसरा क्लास हो रहा है। और ये आपको बता दूं मैं कि जो भी बच्चे आप लोग नए आए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग बच्चे शेयर कर देंगे। देखिए आप अगर कोई भी एग्जाम देते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर पेपर को अगर आप अच्छे से देख लेते बच्चों, तो इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो कहां से पूछे जाते हैं, है ना। उसके बाद पैटर्न किस तरह का है, आप लोग का किस चैप्टर से कितना मार्क्स रहता है, ये सारी चीज की भी जो आपको नॉलेज भाली भांति आपको जो हो जाएगी। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग जो है थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, मैं फिर से आपको दोबारा कह रहा हूं। तो बच्चों देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया बच्चों। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कहता है कि एक एकल अधिपत्य दल व्यवस्था क्या है बच्चों। ये आपका पेपर में जो है कई साल से पूछे गए, सिर्फ यहाँ 2016 ही लिखा हुआ है, लेकिन ये आपका 2 से 3 बार जो है आए हुए आपका पेपर में। ठीक है, अगर हम एकल अधिपत्य दल की अगर बात की जाए बच्चों, तो एकल अधिपत्य दल व्यवस्था एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है बच्चों, है ना, जिसमें केवल एक ही पार्टी, जिसमें कोई एक ही राजनीतिक पार्टी बच्चों जो कई सालों तक, मतलब एक ही पार्टी, मतलब एक ही राजनीतिक दल, और वो सभी सरकार के पदों पर जो उसकी क्या हो, यानी बच्चों उसी पार्टी के सभी जो है क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। दूसरे शब्द में केवल एक ही दल सत्ता में होता है और वही शासन करता है। यानी एकल अधिपत्य दल व्यवस्था का मतलब क्या होता है, अगर चुनाव हो रही है, अगर उसका मेजोरिटी ज्यादा आ रही है, यानी ज्यादा सीटें आ रही है, ठीक है, सभी उसी का ही जो बच्चों सदस्य की, यानी सदस्य की जीत हो रही है ना, ये सभी सदस्य उसी का, यानी पार्टी में सभी सदस्य उसी का ही होता है, तो उसी को बच्चों क्या कहते हैं, एकल अधिपत्य दल व्यवस्था। यानी सीधी सीधी कहने का मतलब होता है कि यानी किसी एक ही पार्टी का बच्चों क्या हो, कोई भी एक राजनीतिक पार्टी का क्या हो, मतलब क्या हो, स्थिति को मजबूत होता है, उसी को बच्चों क्या कहते हैं हम लोग, एकल अधिपत्य दल व्यवस्था कहेंगे। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल के तौर पर मान सकते हैं कि 1952 में जो आम चुनाव हुआ था, 1952 से लेकर 1967 तक बच्चों एकल अधिपत्य दल व्यवस्था की जो है बना हुआ था, क्योंकि उस टाइम जो बच्चों कांग्रेस पार्टी की जो है बच्चे अच्छे बहुत ही जो है मेजोरिटी से जो बच्चों उसकी जो है सीटें आ रही थी। ठीक है, तो इसी को क्या कहा गया, एकल अधिपत्य दल व्यवस्था, यानी किसी एक ही पार्टी का बच्चों क्या हो, पूरा प्रभुत्व हो। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिएगा आपके स्क्रीन पे बहुदलीय व्यवस्था क्या है बच्चों। ये काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें तो बच्चों बहुदलीय व्यवस्था की अगर बात की जाए बच्चों, तो ये क्या है कि इसमें क्या होता है, एक से मतलब क्या है, बहुदलीय व्यवस्था एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें कई बच्चों क्या होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, इसमें कई जो है पार्टियां होती है ना, जो क्या करती बच्चों, चुनाव लड़ते हैं, यानी चुनाव में भाग लेते हैं, और किसी एक दल के बच्चों पास जो है सत्ता नहीं होती है, यानी कोई एक ही जो है दल के पास सत्ता ये नहीं होती है ना, इसमें बहुत सारे जो है पार्टियां जो बच्चों क्या लेती है, भाग लेती है, जो चुनाव में लड़ते हैं, है ना। तो किसी मतलब एक ही पार्टी का बच्चों, कोई एक ही पार्टी का पूरा जो है बच्चों सत्ता नहीं होता, इसमें मिले जुला होता है, यानी सबका मिला हुआ होता है बच्चों, मिला जुला बच्चों इसमें जो है सरकार बनती है, जिसको हम लोग गठबंधन की सरकार कहते हैं। इसी को बच्चों क्या गया, कहा गया बहुदलीय व्यवस्था कहा गया, है ना। यहां से आप देख सकते हैं, यहां क्या कहा गया, इन दलों में कोई भी दल अकेला या गठबंधन के रूप में सरकार चला सकता है। ठीक है, तो ये इसी को बच्चों क्या कहेंगे, बहुदलीय व्यवस्था कहेंगे। अगर दूसरी भाषा इसका अगर देखा जाए बच्चों, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है, एकदम आराम से रिलैक्स होकर के। तो अगर इसकी बात की जाए बच्चों, तो बहुदलीय व्यवस्था में विभिन्न दल चुनाव में हिस्सा लेते हैं, बिल्कुल सत्य है। उनके बीच बच्चों क्या होता है, सत्ता का बंटवारा होता है ना। इसका मतलब कई एक दल पूरी तरह से बच्चों सरकार पर नियंत्रण नहीं रखता है, यानी किसी एक पार्टी का बच्चों सरकार जो है एक पार्टी कोई नहीं चला सकता, इसमें मिला जुला बच्चों क्या होती है, सरकार होती है ना। इसी को बच्चों क्या गठबंधन की सरकार भी कह सकते हैं, बल्कि कई दल मिलकर या गठबंधन बनाकर बच्चों शासन कर सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था को बच्चों राजनीतिक विविधता में और मतों के विभिन्नता की जगह मिलती है बच्चों। ये चीजें आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम स्टार मान लीजिएगा ये क्वेश्चन में आपके एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप लोग जो है बिल्कुल पढ़े भी होंगे, और ये पेपर में आपका कितना बार आया हुआ आप प्रीवियस ईयर पेपर को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि दल बदल से आप क्या समझते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं दल बदल के बारे में बच्चों, देखिए चुनाव लड़ने से पहले या चुनाव जीत जाने के बाद भी अगर कोई संसद या विधायक
है ना, अपना पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है ना, तो इसी को क्या कहते हैं बच्चों, या अपने ही पार्टी के खिलाफ कोई अन्य पार्टी बनाए, इसी को बच्चों क्या कहा गया, दल बदल कहा गया। यानी दल बदल वह होता है जब कोई विधायक या संसद अपने राजनीतिक दल छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता है या नए दल बना लेता है, या बिना दल बदले अपने दल के खिलाफ बच्चों मतदान कराता है, और उसे दल बदल कहा जाता है बच्चों। इसी को क्या कहा गया, दल बदल कानून कहते हैं बच्चों। तो ये चीजें आप लोग जो अच्छे से नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बच्चों, श्वेत क्रांति से क्या तात्पर्य। श्वेत मतलब समझ रहे हैं, एकदम आपको समझ में आना चाहिए। श्वेत यानी दूध, है ना, दूध के क्षेत्रों में बच्चों उत्पादन करने के लिए बच्चों काफी प्रयास किया गया था, है ना। कब बच्चों, तो ये जो है मतलब श्वेत क्रांति से क्या तात्पर्य बच्चों, यानी दूध के उत्पादन में, यानी दूध में बढ़ोतरी में, वृद्धि में, उसके लिए क्या किया कि जो है बच्चों इसमें जो काफी प्रयास किया, है ना, बढ़ाने के लिए कई तरह के जो प्रयास किया गया। इसके तहत बच्चों सरकारी संगठन का निर्माण, है ना, अच्छे नस्ल के बच्चों क्या जानकारी, मतलब जानवरों की व्यवस्था, यानी अच्छे नस्लों की जो बच्चों क्या, यानी जानवरों की व्यवस्था। उसके बाद क्या, और वैज्ञानिक तकनीकी का इस्तेमाल, यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बच्चों डॉक्टर, खास करके डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इस क्रांति की शुरुआत किया था। इसके द्वारा डॉक्टर वर्गीस कुरियन आई थिंक 1907 में शुरुआत की थी। कहां से शुरुआत हुआ था बच्चों, ये गुजरात से शुरुआत हुआ था। ये चीज आप लोग को अच्छे से पता होगा, जिससे भारत आज दुनिया का बच्चों सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश बन चुका है। तो दूध उत्पादन में सबसे बड़ा अभी देश बच्चों कौन है, तो अपना भारत है बच्चों। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो श्वेत क्रांति जिसको हम लोग क्या है, यानी दूध के क्षेत्र में बच्चों एक क्रांति आई थी, है ना, जो काफी प्रयास के बाद। ठीक है, तो चीजों को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मुझे लगता है ये चीजें आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, देखिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे साम्यवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। देखिए साम्यवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में कई सालों से बच्चों जो है पूछे जाते हैं, है ना। चीजों को जो अच्छे से आप लोग को जो समझनी है। ठीक है, देखिए आराम से हम लोग समझेंगे, है ना। अब देखेंगे इसका परिभाषा क्या दिया बच्चों। अगर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बच्चों, साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या है बच्चों, इसमें राज्य का प्रमुख नियंत्रण होता है। जो इसमें जो बच्चों, इसमें जो पूरा जो नियंत्रण करता है, पूरा जो इसमें जो ये होता है प्रभुत्व होता है, वो सब किसका होता है बच्चों, राज्य का होता है इसमें, है ना। राज्य ही इसका पूरा जो है सभी बच्चों आज जो भी निर्णय लेता है आर्थिक निर्माण समाज के लाभ के लिए किए जाते हैं। यहाँ राज्य की उत्पाद विवरण और संसाधन का मालिक तक होता है, यानी वितरण और संसाधनों का मालिक होता है ये बच्चों। ये संसाधन, जितने सारे संसाधन वगैरह होता है, वो सबका मालिक बच्चों वो राज्य ही होते हैं। ठीक है, तो साम्यवादी ये चीजें आप लोग अच्छे से जो है समझ सकते हैं। इसमें जो है बच्चों क्या होता है, राज्य का ही प्रमुख बच्चों क्या होता है, इसमें नियंत्रण होता है। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बच्चों, पूंजीवादी राज्य में भूमिका सीमित होता है इसमें, जो यानी राज्य की जो बच्चों इसमें भूमिका बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, और निजी लोग बच्चों या कंपनियां उत्पाद के साधनों से जो है मालिक होते हैं। यहाँ पर जो है निजी स्वामित्व और लाभ कमाने की प्रवृत्ति प्रमुख होती है बच्चों। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बच्चों, इसमें राज्य की भूमिका नहीं होती है, जस्ट इसका उल्टा है, जिसमें निजी लोग बच्चों या कोई कंपनी उत्पाद के साधनों पर जो है ना मालिक होते हैं, है ना। यहाँ पर निजी स्वामित्व और लाभ कमाने की प्रवृत्ति प्रमुख होता है इसमें, यानी कमाने के पर्पज से बच्चों, है ना। ये जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, और ये चीजें बिल्कुल आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। तो हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं, एकदम बिल्कुल स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा बच्चों, हरित क्रांति क्या है बच्चों, इसके लाभ क्या क्या है बच्चों, ये चीजें अभी आप लोग नोट कर लीजिएगा। वीवीए क्वेश्चन बच्चों एकदम कई बार पूछे गए प्रश्न है ना। तो देखिए अगर बात करते बच्चों हरित क्रांति के बारे में, तो बच्चों जैसे कि श्वेत क्रांति में बच्चों प्रयास किया गया, तो उसी तरह हरित क्रांति यानी खाद्यान्नों के उत्पादन में भी जो बच्चों क्या यानी वृद्धि के लिए बच्चों जो है काफी प्रयास कर रहा था। कब, यानी बच्चों खास करके 1960 में, यानी जिस देश में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960 के दशक में विशेष प्रयास किए गए थे। क्या किया गया था बच्चों, प्रयास किया गया था। सरकार ने किसानों को जो अच्छे बीज, यानी सरकार के द्वारा किसानों को जो उत्तम किस्म के बीजों का दिया, उसके बाद उर्वरक दिया, उसके बाद कीटनाशक और सिंचाई के बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई बच्चों। ये हरित क्रांति की वजह से बच्चों क्या हुआ, यानी जो कई फसलों में बच्चों क्या काफी जो है वृद्धि देखने को मिला, जैसे कि गेहूं की खेती में, है ना, काफी जो है वृद्धि देखने को मिला। यानी हरित क्रांति से सबसे अधिक जो बच्चों किस फसल को पैदा हुआ बच्चों, तो वो किसको मिला बच्चों, गेहूं को जो है सबसे अधिक फायदा मिला। ठीक है, तो इस तरह करके बच्चों आप लोग जो है इन चीजों को जो है लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बच्चों लाभ की अगर बात की जाए, तो लाभ जो आपका यानी क्या है, तो लाभ हम लोग समझ सकते हैं कि इसे लाभ की अगर बात किया जाए, तो इस खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया था बच्चों, यानी खाद्यान्न उत्पादन में बच्चों आत्मनिर्भर हो गया था। यानी आत्मनिर्भर यानी खुद से बच्चों, यानी हम लोग जो है सामान को जो है क्या उत्पादन करके जो है उसका इस्तेमाल करना। सुरक्षा बढ़ी गई, है ना। उसका नकारात्मक पहलू इसका क्या था बच्चों, ये जो हरित क्रांति से नकारात्मक प्रभाव इतना कोई खास देखने को नहीं मिला, जिससे सभी हिस्से में बच्चों समान फायदा नहीं हुआ। यानी ये जो इसका मतलब क्या है कि जो हरित क्रांति हुई, तो बच्चों ये सभी जगह जो है समान रूप से जो है देखने को नहीं मिला, है ना, कई जगहों में। ठीक है, तो इसी का जो है क्या थे बच्चों, यानी ये नकारात्मक पहलू थी, ये नेगेटिव पॉइंट था, और ये आपका बी पॉजिटिव था। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आपको सोचना और ये नेगेटिव है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हरित क्रांति क्या है, इसका लाभ भी मैंने बता दिया आपको।
चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, विकास संबंधित गांधी जी और नेहरू के विचारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए अपना भारत के राष्ट्रपिता किसको कौन है बच्चों, महात्मा गांधी जी, है ना। ये विकास के संबंध में गांधी जी ने कुछ टिप्पणी किया और नेहरू जी ने भी जो है कुछ टिप्पणी किया है। तो अगर हम लोग पहले महात्मा गांधी की अगर बात करें बच्चों, तो चीजों को जो है ना आप लोग को अच्छे से समझना है। यहाँ क्या है बच्चों, गांधी जी के अगर विचार की अगर बात की जाए तो इसका विचार था सभी स्तरों पर विकास, यानी सभी स्तरों पर विकास, सिर्फ कोई एक स्तर पर नहीं किए गए, सिर्फ आर्थिक क्षेत्रों में तो आर्थिक में नहीं। उसमें क्या होगा आपका, यानी गांधी जी मानते थे कि विकास केवल भौतिक ही नहीं बल्कि क्या होता है, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्तर भी होना चाहिए बच्चों, ठीक है। ये चीजें आपको पता होगा। कुटीर उद्योग पर जोर है ना, कुटीर उद्योग पर जोर बच्चों, महात्मा गांधी चाहते थे कि कुटीर उद्योग पर बच्चों क्या किया जाए, यानी जोर दिया जाए, है ना, खुद से बनाए और खुद से इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके बाद क्या गया था गांधी जी का विचार, पहला मैंने आपको बताया सभी स्तरों पर विकास की गांधी जी मानते हैं विकास के केवल भौतिक नहीं बल्कि वो जो क्या आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी जो होनी चाहिए। उसके बाद कुटीर उद्योग पर जोर बच्चों, कुटीर उद्योग अब क्या होता है कि वे छोटे छोटे कुटीर उद्योग को महत्वपूर्ण मानते थे और जो है बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के खिलाफ थे बच्चों। तो ये था यानी कुटीर उद्योग पर जोर, वे छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को महत्वपूर्ण मानते थे और बड़े पैमाने पर जो औद्योगिकरण के खिलाफ थे बच्चों। तो ये जो होगा कुटीर उद्योग के ऊपर जोर है। उसके बाद बात करते हैं कृषि को प्राथमिकता बच्चों, क्या है ये कृषि को जो है प्राथमिकता, यानी जो है कि कौन है बच्चों, ये कृषि को प्राथमिकता, महात्मा गांधी चाहते थे कि कृषि को जो है प्राथमिकता दी जाए, है ना। कृषि के विकास को सबसे ज्यादा बच्चों महत्व दिया था कौन, गांधी जी के द्वारा। उसके बाद कुटीर उद्योग पर जो सबसे ज्यादा जोर दिया था कि छोटे छोटे कुटीर उद्योग के से सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं और उसको बड़े पैमाने पर जो औद्योगिकरण के खिलाफ थे बच्चों, है ना। ये बड़े पैमाने पर जो भी यानी कल कारखाना फैक्ट्री वगैरह का इस्तेमाल करके बच्चों कोई औद्योगिक बड़ा जो है खुलता, उसके खिलाफ थे बच्चों कौन, गांधी जी, है ना। और ये जो बच्चे थे कुटीर उद्योग पर जो इसलिए दिया गया था, ये जो है समर्थक थे कुटीर उद्योग के कौन, गांधी जी। उसके बाद कृषि की जो है प्राथमिकता दिया गया था। अब बात करते हैं ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विचार के बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों। देखिए अगर इसकी बात की जाए बच्चों तो ये क्या होगा आपका, यानी कि औद्योगिकरण पर जोर दिया गया, यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का सोच क्या था कि औद्योगिकरण पर सबसे अधिक क्या दिया जाए, जोर दिया जाए, है ना। नेहरू भारी औद्योगिकरण पर जोर देते थे और इससे जो है विकास का मुख्य तरीका मानते थे बच्चों, है ना। पहला ही तरीका जो है कौन, जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था। उसके बाद आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास पर ध्यान नहीं, है ना। ये दूसरा पॉइंट, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास पर ध्यान नहीं। जैसे कि नेहरू के विचार में जो बच्चों आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास को उतना महत्व नहीं दिया गया, है ना। उसके बाद ये अगर देखा जाए मिश्रित अर्थव्यवस्था, वे मिश्रित अर्थव्यवस्था सरकारी और निजी क्षेत्रों का बच्चों संयोजन की सराहना करते थे बच्चों। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया बच्चों, वे मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्रों का बच्चों संयोजन का सराहना करते हैं बच्चों। तो ये हो गया आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसके बाद आध्यात्मिक बता, मैंने आपको सांस्कृतिक के बारे में बताया। उसके बाद क्या बताया आपको, है ना, महात्मा किसका, यानी गांधी जी के बारे में मैंने बताया। कुटीर उद्योग पर जोर देने के लिए जो है सबसे अधिक जो ये रहा, है ना, प्रयास किया। उसके बाद बच्चों क्या, कृषि को प्राथमिकता। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, यानी नेहरू जी का। तो ये सब चीजें जो आप लोग बच्चों अच्छे से नोट कर लीजिए, एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ये काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप चलिए बच्चों हम लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, योजना अवकाश का अर्थ बताइए। देखिए हम लोग जानते हैं पहला पंचवर्षीय योजना की शुरुआत बच्चों कब हुआ था, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। 1951 में जो पहला पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, है ना, और 1951 से लेकर 56 तक चला था। उसके बाद फिर 56 से लेकर बच्चों कितना 61 तक चला था। 61 से लेकर आप लोगों का कितना चला था, है ना। तो ये चीजें आप लोग को जो बच्चों याद रखना है ना। 61 से बच्चों 61 से 67, 61 से 66 होगा बच्चों। तो ये जो था बच्चों तीसरा पंचवर्षीय योजना जो 1961 से लेकर 66 के बाद जो है क्रम व्यवस्था में जो है क्या, यानी व्यवधा पर गया है, यानी जो इसके बाद जो है क्या है, जो क्रम चल रही थी इसको बच्चों क्या स्थगित किया गया, है ना। इसलिए कि एक वर्षीय योजना फिर बनी जब, यानी 1966 में तीसरा मतलब पंचवर्षीय योजना के बाद बच्चों, है ना, क्या बनी बच्चों, एक वर्षीय योजना बनी, जिन्होंने जो है 1966 से 67 को मानेंगे। उसका 66 से 67 हो जाएगा, 67 से 68 हो जाएगा, 68 से मतलब क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा। तो एक वर्षीय बच्चों योजना का अवकाश का अर्थ है ये एक वर्षीय कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी 1966 से 61 से 66 होगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह करके बच्चों आपको याद रखना, पहला पंचवर्षीय योजना 1951 में हुआ था, जिसका अध्यक्ष जो होते बच्चों प्रधानमंत्री होते हैं यानी पीएम होते हैं। इस तरह करके आप लोग को जो है याद रखनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आगे। देखिए आगे पॉइंट देखिएगा, 3 वर्षों की अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं आई, जिसमें परियोजनाओं का जो बच्चों यानी क्रम ही टूट गया और इसी योजनाओं का अवकाश का नाम दिया गया बच्चों, है ना। तो इस तरह करके जो आप लोग को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जो कि मैंने आपको बताया योजना अवकाश का अर्थ बताइए। तो इस चीजों को आप लोग बच्चों अच्छे से नोट कर लिए होंगे। आप देखिए पंचवर्षीय योजना क्या है, तो हम लोग जानते हैं पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाए बच्चों, तो पंचवर्षीय योजना एक वह योजना होता है जिसमें अगले 5 वर्षों के विकास के लिए बच्चों एक विशेष तैयार करना है, यानी क्या अच्छा एक विशेष योजना तैयार करना बच्चों। पंचवर्षीय योजना का मतलब यानी वह होता है, यह योजना है जिसमें अगले 5 वर्षों में विकास के लिए बच्चों एक विशेष योजना तैयार करना, है ना। उसकी ये चीजें आपको हम लोग जो क्या कहेंगे, इसको पंचवर्षीय योजना कहेंगे। और उसका दूसरा पॉइंट देखिएगा 1950 में योजना आयोग
का गठन हुआ कि जो इन योजनाओं पर को जो है बच्चों तैयार करता है ना। जो 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था बच्चों, ये आप लोगों को नोट करना है। और ये गठन हुआ गठन हुआ जो इन योजनाओं पर तैयार करता है ना, आय व्यय की योजना है। इसमें अगले 5 वर्षों के लिए आय और खर्च का बच्चों अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो आय व्यय की जो बच्चों योजना है, उसके बाद क्या बजट का विभाजन बच्चों, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका यानी है ना, उसका पहली योजना हो जाएगा। तो ये आप लोगों को जो पंचवर्षीय योजना के बारे में आप लोग को अच्छे से समझना है। ठीक है, चीजों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो जितने सारे क्वेश्चन दे रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, आपके स्क्रीन पे आगे हम लोग देखेंगे क्या है 1954 में हुए भारत चीन संधि की विशेषता बताइए, जो कि मैंने आपको बताया था, है ना। बिल्कुल आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। 1954 में भारत और चीन के बीच बच्चों क्या होते हैं यानी युद्ध हुआ था, है ना। सॉरी, 1954 में भारत और चीन के बीच बच्चों एक क्या हुई थी, एक समझौता हुआ था, जिसका नाम क्या रखा गया था बच्चों, पंचशील समझौता, जिसमें 5 पॉइंट था। 5 पॉइंट में आप लोग भी सुन लीजिए कौन कौन सा। एक प्रादेशिक अखंडता और प्रभुत्व सत्ता का आदर। ठीक है, यानी ये जो आपका है, दोनों देशों ने एक दूसरे के बच्चों प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने का वादा किया। ठीक है, ये चीजें आपको अच्छे से नोट कर लीजिए। दूसरा, आक्रमण ना करने की प्रतिबद्धता, यानी कहा था एक देश से दूसरे देश पर जो है बच्चों आक्रमण नहीं करेंगे। उसके बाद क्या, घरेलू मामलों में जो हस्तक्षेप ना करेंगे, जो भी उसका घरेलू मामला है, ठीक है, तो वो जो खुद निपटाएंगे। उसके बाद बात करें बच्चों समानता और परस्पर लाभ, यानी संधि के अनुसार बच्चों दोनों देशों के बीच बच्चों समानता और एक दूसरे को जो है लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, दोनों देशों के में जो है ने जो है शांति और सौहार्दपूर्ण जो है सहअस्तित्व की नीति जो बच्चों अपनाई थी बच्चों। तो ये था समानता और परस्पर लाभ हो गया, है ना, घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करना। उसके बाद आपका आगे आक्रमण ना करने की प्रतिबद्धता, अखंडता और प्रभुत्व का आदर बच्चों। ये चीजें आप लोग को जो है अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए तो एकदम नोट कर लीजिएगा, इन सब चीजों को आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, गुटनिरपेक्षता की नीति का युद्ध का अर्थ बताइए। देखिए गुटनिरपेक्षता होता क्या है बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे, है ना। जब 1945 के बाद बच्चों शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया था, जब 2 देश बच्चों जो है विखंडित हो गया था। एक बना था क्या यानी यूएसए बना था, ठीक है बच्चों, यूएसए। उसका दूसरा बना क्या है, यूएसईआर, है यूएसईआर। तो बच्चों ये जो है आप लोग को बच्चों अच्छे से नोट करना है। ठीक है, और बिल्कुल आप इन चीजों को नोट कर सकते हैं। गुटनिरपेक्षता का नीति का मतलब जो नीति का शुद्ध अर्थ बताइए। तो बच्चों गुटनिरपेक्षता का मतलब होता है किसी देश या बड़े महाशक्ति के सैन्य जो है गुट से दूर रहना है। जो बताया ना कुछ दो जो है क्या है गुटों में बढ़ गया था, एक सोवियत संघ और क्या हो जाएगा अमेरिका। लेकिन इन दोनों गुटों में जो बच्चों क्या है नहीं बसा, है ना। इसका मतलब यह नहीं है कि देश की दुनिया से अलग थलग बच्चों रहेगा, बल्कि यह एक सकारात्मक नीति है ना। महाशक्तियों से दूरी बच्चों, है ना, जितने सारे महाशक्ति देश है उससे बच्चों क्या अपने आप को दूरी बनाना। गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य है कि कोई देश बड़ी महाशक्तियों से सैन्य गुट में शामिल ना हो। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग, है ना। आप पॉइंट देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग एकदम याद रखिएगा, है ना। चीजों को आप लोग को समझना है। तो ये बच्चों जहां अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और सहयोग की बात होती है, वहां जो बच्चों गुटनिरपेक्ष देश के सभी के साथ बच्चों काम करने को जो तैयार रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, है ना, एकदम आराम से आपको देखना है। उसका देखिए क्या है, नेहरू की बच्चों परिभाषा की अगर बात किया जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो परिभाषा था, नेहरू की मतलब परिभाषा था बच्चों के, भारत युद्ध शीत युद्ध में किसी के बच्चों साथ नहीं तो होता है, लेकिन शांति और सहयोग के मामले में बच्चों सभी के साथ होता है बच्चों। तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। गुटनिरपेक्षता की नीति युद्ध का तो बताइए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग, ये सब भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपके स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या कहा गया, मैकमोहन रेखा क्या है बच्चों। तो ये आपका पेपर में आया हुआ है ना दोनों। तो मैकमोहन रेखा के बारे में आप लोगों को पता है, हम लोग जानते हैं मैकमोहन रेखा बच्चों कहाँ पे है, तो ये चीन में है। ठीक है, सॉरी, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, ये तो आप लोगों को पता है। और ये कहाँ पे है, जो अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेशी राज्य में है। ठीक है, मैकमोहन रेखा क्या है बच्चों, तो मैकमोहन रेखा वह सीमा है जो 1914 में भारत और चीन के बीच बच्चों, यानी मैकमोहन रेखा वह सीमा रेखा है जो 1914 में भारत और चीन के बीच बच्चों शिमला सम्मेलन के दौरान बच्चों तय की गई थी बच्चों, है ना। तो शिमला समझौता के दौरान जो बच्चों तय की गई थी, और शिमला समझौता 1900 कब होगा, यानी 1972 में जो है शिमला समझौता होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि मैकमोहन रेखा वह रेखा है जो 1914 में भारत और चीन के बीच के शिमला सम्मेलन बच्चों के दौरान जो तय की गई थी। और निर्धारण बच्चों क्या होगा, यह रेखा भारत और चीन के बीच जो बच्चों सीमा की जो निर्दिष्ट करती है ना। और चीन का विवाद, यानी चीन इस रेखा को जो है मान्यता नहीं देता है और इसके खिलाफ बच्चों क्या यानी विवाद करता है बच्चों। तो ये हो गया आपका यानी क्या हो जाएगा, चीन का विवाद हो जाएगा। इतिहास की अगर बात किया जाए तो इस विवाद के कारण बच्चों 1959 में जो चीन ने जो तिब्बत पर कब्जा किया और
हैं दलाई लामा ने भारत में जो है शरण ली थी, और इसके बाद जो बच्चों 1962 में भारत चीन युद्ध के बीच बच्चों क्या हो गया था, युद्ध हो गया था। उसके बाद 1965 में भी जो है ठीक है। चलिए, तो मैकमोहन रेखा के बारे में आप लोग बच्चों, मुझे लगता है कि ये चीजें आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है ना, ये तो हम लोग जानते हैं। भारत और पाकिस्तान की अगर बात किया जाए बच्चों, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएंगे, जल्दी बताइए। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा के बारे में मैंने आपको बता दिया बच्चों। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। और जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहाँ भी है, हर जगह आप लोग बच्चों शेयर कर देंगे, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए डियर, यहीं तक आज के क्लास को इन करते हुए रख ले जाए। धन्यवाद।